हेलो बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा रचित विषय मेरी कल्पना का आदर्श समाज। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि आदर्श समाज में 3 तत्व अनिवार्य होने चाहिए: समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुता। इनसे लोकतंत्र, सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभव के आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक पहुंच सकता है। भीमराव जी का आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता तथा भ्रातृत्व पर आधारित होगा। समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि कोई भी परिवर्तन समाज में तुरंत प्रसारित हो जाए। ऐसे समाज में सबका सब कार्यों में भाग होना चाहिए तथा सबको सबकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सबको संपर्क के साधन व अवसर मिलने चाहिए। यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र मूलतः सामाजिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभव के आदान प्रदान का नाम है। अंबेडकर जी उस समाज को आदर्श मानते हैं जिसमें स्वतंत्रता हो, समानता हो तथा भाईचारा हो और इतनी गतिशीलता हो कि सब लोग एक साथ सारे परिवर्तनों को अपना सकें। ऐसे समाज में सभी के हितों का तथा सभी का सहयोग होना जरूरी है। सबको सबकी रक्षा के प्रति सचेत होना चाहिए। अंबेडकर जी समाज में ऐसा भाईचारा चाहते हैं जिसमें लोग एक दूसरे के साथ ऐसे मिल जाएं जैसे दूध में पानी मिल जाता है। उनके अनुसार लोकतंत्र भाईचारे का दूसरा नाम है। लोकतंत्र में सभी मनुष्यों के प्रति भाईचारे का भाव होना चाहिए। अपने सभी साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव होना चाहिए। अंबेडकर जी समाज में गतिशीलता का अर्थ आपसी अबाध संपर्क, समान सहभागिता, सबकी रक्षा के प्रति सचेतता, सबके साथ दूध पानी की तरह मिलन और सबके प्रति सम्मान को मानते हैं। इस प्रकार अंबेडकर जी ने आवागमन, जीवन व शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता, संपत्ति, जीविकोपार्जन के लिए जरूरी औजार व सामग्री रखने के अधिकार की स्वतंत्रता पर कहा है किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, परंतु मनुष्य के सक्षम व प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए लोग तैयार ही नहीं है। इसके लिए व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता देनी होती है। इस स्वतंत्रता के अभाव में व्यक्ति दासता में जकड़ा रहेगा। दासता केवल कानूनी नहीं होती है, यह वहां भी है जहां कुछ लोगों को दूसरों द्वारा निर्धारित व्यवहार व कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। लेखक का कहना है कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश करना ही दासता है। दूसरे शब्दों में, जाति प्रथा के आधार पर निर्धारित कर्म को करने के लिए यदि हम किसी को मजबूर करते हैं तो वो दासता है। दासता किसी के अधीन रहना या किसी के ऑर्डर का पालन करना, आदेश का पालन करना। जाति प्रथा में कुछ ऐसे वर्ग हैं जहां कानूनी पराधीनता ना होने पर भी अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति पर अपने खानदानी पेशे से करता चला आ रहा है तो ये नहीं कि उसके आगे वाली पीढ़ी भी वही अपनाएगी, लेकिन जाति प्रथा के हिसाब से वही पीढ़ी उसी कर्म को अपनाएगी। जैसे सफाई कर्मचारी परंपरा से कार्य करने के लिए बाध्य है तो उसकी वाली आगे की पीढ़ी भी यही काम करेगी। समाज उन्हें अन्य कार्य करने की अनुमति नहीं देता है। जाति प्रथा के पोषक मनुष्य को व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता देने का विरोध करते हैं, क्योंकि ऊंची जाति के लोग ही इस प्रकार का विरोध करते हैं। वे सदैव ऊंचे कार्य करते रहना चाहते हैं और श्रेष्ठ कहलाना चाहते हैं। वे निम्न जातियों को उभरने का अवसर नहीं देना चाहते हैं। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द सदैव विवादित रहा है।
समता के आलोचक, समता मतलब समानता, समता के आलोचक कहते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते। यह सत्य होते हुए भी महत्व नहीं रखता, क्योंकि समता असंभव होते हुए भी नियामक सिद्धांत है। मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर है: शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार, मनुष्य के अपने प्रयत्न मतलब अपने प्रयास। इन तीनों दृष्टियों से मनुष्य समान नहीं होते, परंतु क्या इन तीनों कारणों से व्यक्ति से असमान व्यवहार करना चाहिए? असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार अनुचित नहीं है, परंतु हर व्यक्ति को विकास के लिए अवसर मिलते रहने चाहिए। लेखक का मानना है कि उच्च वर्ग के लोग उत्तम व्यवहार के मुकाबले में निश्चय ही जीतेंगे, क्योंकि उत्तम व्यवहार का निर्णय ही भी संपन्नों को ही करना होगा। अर्थात जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो हमेशा अपने आप को उच्च ही कहलाना चाहेंगे। प्रयास मनुष्य के वश में है, परंतु वंश व सामाजिक प्रतिष्ठा उसके वश में नहीं है। कार्य कर सकते हैं, हम कार्य करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हम जिस वंश परंपरा में पले बड़े आए हैं तो उसको हम नहीं बदल सकते। अतः वंश और सामाजिकता के नाम पर असमानता अनुचित है। एक राजनेता को अनेक लोगों से मिलना होता है, उसके पास हर व्यक्ति के लिए अलग व्यवहार करने का समय नहीं होता है। ऐसे में वह व्यवहार सिद्धांत का पालन करता है कि सब मनुष्यों के लिए समान व्यवहार किया जाए। वह सबसे समान व्यवहार इसलिए करता है क्योंकि वर्गीकरण और श्रेणीकरण संभव नहीं है। समता एक काल्पनिक वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञों के लिए यही एकमात्र उपाय और मार्ग है। तो यहाँ पर अंबेडकर जी कहते हैं कि समता यद्यपि काल्पनिक जगत की वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञ को सभी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए उसके लिए यही मार्ग रहता है, क्योंकि यही व्यवहारिक भी है और यही उसके व्यवहार की एकमात्र कसौटी भी है। तो राजनीतिक का व्यवहार, क्योंकि उसको तो अपना काम सबसे निकालना होता है, उसको सबकी ज़रूरत होती है, तो वो सबके लिए समान व्यवहार करता है। लेखक मानता है कि समता अर्थात बराबरी कभी संभव नहीं हो सकती। ना तो परमात्मा ने सबको समान बनाया है और ना मनुष्यों की क्षमताएं व आवश्यकताएं समान होती हैं। अतः एक समानता का व्यवहार करना, वो कहते हैं कि ठीक है, ये तो एक कल्पना है, काल्पनिक जगत की वस्तु है। लेखक ने सबके साथ समानता का व्यवहार करने को व्यवहार्य सिद्धांत कहा है, जो कि राजनेता ही कर सकते हैं। मानवता की कसौटी यह है कि मानव मात्र को समान माना जाए, उन्हें किसी प्रकार के वर्ग या भेद में ना बांटा जाए। तो यहाँ पर समता के औचित्य पर प्रकाश डालते हुए लेखक ने कहा, असंख्य लोगों की भिन्न भिन्न आवश्यकताएं जानकर उनके साथ भिन्न व्यवहार करना संभव तो नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए वह सबके साथ समानता का व्यवहार करे, लेकिन उसकी जाति, ऊंच नीच, उसका वंश और उसके खानदान को परखते हुए कोई भी कार्य ना करे। तो यहाँ पर अंबेडकर जी ने वंश परंपरा को ज़्यादा महत्व नहीं दिया है। उनके हिसाब से समाज में स्वतंत्रता, समानता व भाईचारे की ऐसी भावना हो कि समाज के निर्माण में सबका सहयोग हो, समाज में आने वाले परिवर्तन का सबको लाभ मिले, सभी लोग समाज के हित में लगे हों, कहीं भी भेदभाव ना हो, दूध पानी के समान सामाजिक मिश्रण से बना हुआ भाईचारा ही लोकतंत्र का मूल हो और यही बना रहना चाहिए। शारीरिक परंपरा और